हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेन अप्रैल 2019 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और इसमें मैं आपको केमिस्ट्री के पोर्शन को एनालिसिस करके बताऊंगा। और ये जो पेपर हुआ था ये 9 तारीख को हुआ था शाम की शिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे पूछा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन हम बना लेते हैं यहाँ पर। और ये पूछा है कि अगर उसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी मैंने लगा दिया, बेंजोफिनोन ये हुआ और एक बेंजीन रिंग मैंने इधर बना दी। और इसका हम करते हैं ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह की दो रिंग आपको दिखे और उनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो आपको ये देखना है कि कौन सी रिंग ज्यादा एक्टिवेट है। अब देखिए दोस्तों, इस रिंग में जो है एक CO ग्रुप जुड़ा है, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है। किसी भी रिंग में जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वो एक कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जबकि इस रिंग के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये रिंग ज्यादा एक्टिवेट है बजाय इस रिंग के। तो इसका मतलब जो Br इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोक्सिल वाली रिंग पे ज्यादा अटैक करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा राइटिंग ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो Br है वो अब आने वाला है ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, थर्ड वाला। देखिए OH है और OH की ऑर्थो पोजीशन पे Br जुड़ा है और इस रिंग पे अब कोई अटैक नहीं होगा। एक और चीज, अगर किसी रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसमें आ जाएगा 3। नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखिए दोस्तों, हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है उसका फॉर्मूला है SO2Cl और इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को सेपरेट करने के काम आता है। तो अब कहां पे ये मैच कर रहा है? 4th ऑप्शन, तो C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा है डायामैग्नेटिक। तो इनमें से डायामैग्नेटिक कौन होगा? तो सबसे पहली बात, डायामैग्नेटिक वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन सबका मैं एनर्जी डायग्राम देखूं तो इनमें केवल CO के पास ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो CO डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसे देखें दोस्तों, अगर मैं CO को बनाऊं तो केवल मैं इसका p ऑर्बिटल आपको बना के बता रहा हूं। तो एक तरफ C और एक तरफ O, तो ये मैं C लिखता हूं और इधर O है। तो C के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब C और O का जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो हो रहा है 14। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा, 2 बॉक्स नीचे और 1 बॉक्स ऊपर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं 6, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिख रहे हैं? पेयर्ड दिख रहे हैं। इसीलिए जो है ये CO ग्रुप डायामैग्नेटिक हो। बाकी सब के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए बाकी सारे पैरामैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है कि इनमें से कौन सा कार्बोनेट और नहीं है। अब अगर आपको किसी को नहीं पता लेकिन बॉक्साइट के बारे में सब लोग जानते हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 twice H2। तो इसमें कहीं कार्बोनेट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करके एसिटल बनाता है
तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे हम यूज करेंगे CH3OH, इसके 2 मॉलिक्यूल, और ये रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होती है और HCl की प्रेजेंस में होती है। तो होगा क्या यहाँ पे 2OR, तो R की जगह में हम CH3 ले सकते हैं, तो इसका नाम होता है एसीटल। ठीक है दोस्तों, अब जो है HCl जो है इस एसीटल को डिग्रेड करके दोबारा से कीटोन और अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, अब ये पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए दोस्तों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे जो है ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3O, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे और इस कार्बोनिल ग्रुप की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो एक तो हमें न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा रखना है, दूसरा इस कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल ये दिखेगा कि प्लस चार्ज किसके पास ज्यादा है। तो जितना छोटा कार्बोनिल ग्रुप होगा उतना ही प्लस चार्ज ज्यादा होने वाला है। तो एसीटोन तो किसी मामले में आएगा नहीं, यानी अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो एल्डिहाइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट देंगे बजाय कीटोन के। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए काम से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बचा है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्या है, एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे बजाय कीटोन के। तो हम क्या करेंगे, मेथेनॉल की कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा और साथ में एक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एल्डी जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो एप्रोप्रिएट है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो जितना ज्यादा हम मेथेनॉल लेते जाएंगे जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड वाले डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्टोइकियोमेट्री अमाउंट पूछा है। तो स्टोइकियोमेट्री अमाउंट का मतलब ये हुआ कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अगर आप MEOH को बढ़ाओगे तो आपको कार्बोनिल के उतने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा जिसमें मेथेनॉल ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 में बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 सॉलिड स्टेट में कैसा दिखता है और वेपर में कैसा दिखता है। तो अगर हम देखें BeCl2 तो Be के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमेशा ऐसे बनेगा, Be अगेन Cl सॉरी Be यहां आएगा और Be, तो ये आगे सीरीज चलती रहेगी। तो सॉलिड स्टेट में ये एक पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म में होता है ना, लेकिन वेपर में केवल ये डाइमर की फॉर्म में होगा, Cl and Be और इस तरह डाइमर के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं होगा, ये एक Cl और Cl इस तरह, तो ये एक डाइमर की फॉर्म बनाएगा। डाइमर किस फॉर्म में, वेपर फेज में। तो यहां पर आ जाएगा कि वेपर फेज में देखो सॉलिड में चेन आएगी और वेपर में डाइमर आएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। नॉर एडिनेलिन क्या होता है दोस्तों। तो एंटासिड तो होगा नहीं, एंटी हिस्टामिन में नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट में नहीं है। नॉर एडिनेलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे CNS से रिलीज होता है और बहुत सारे रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जैसे जितने भी हमारे हाइपर रिएक्शन होते हैं, जैसे गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब इस नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पूछा है कि सिलिका की एमोर्फस फॉर्म है, एमोर्फस फॉर्म कौन सी है। देखिए दोस्तों, सिलिका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस। तो क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबेलाइट और ट्रिडमाइट ये इसकी क्रिस्टलिन फॉर्म है और केसलगोर इसकी एमोर्फस फॉर्म है। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि ये एक प्रोडक्ट है और KCN और DMSO के साथ उसके बाद A और B क्या बनेंगे। चलिए देख लेते दोस्तों। तो पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ना सॉरी है, ये वाला नहीं बनेगा, बेंजीन बनाने की आदत है। तो ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 तो ये हो जाएगा I। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर है KCN,
और DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो KCN यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। तो क्या करेगा, I को रिप्लेस कर देगा और CN उसकी जगह में आ जाएगा। तो यानी जो हमारा A प्रोडक्ट बनेगा वो होने वाला है डबल बॉन्ड O और I की जगह में CN। ठीक है दोस्तों, तो ये A हो जाएगा। अब पूछा है B, A का अगर हम रिडक्शन करें H2PD, तो रिडक्शन करते हैं मेटल की प्रेजेंस में, पैलेडियम है या निकल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे पैलेडियम जो है, जैसे पैलेडियम काम करेगा वैसे निकल भी काम करता है। तो ये क्या करेगा, CN को भी रिड्यूस कर देगा और कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। तो कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में यानी सेकेंडरी अल्कोहल में, और CN को रिड्यूस करेगा अमाइन में। तो हमारे पास आ जाएगा OH N CH2NH2। तो A हो जाएगा ये, B हो जाएगा ये। तो यानी आंसर आने वाला है हमारा सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अल्कोहल भी है, एक फिनॉल अल्कोहल है एंड एक हमारे पास एस्टर है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये OH, ये CH2OH और यहाँ पे COO C2H5 ET यानी इथाइल। तो देखिए दोस्तों, जो H2SO4 है वो क्या करेगा, पहले एस्टर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो ये OH इधर हो गया और ये OH अल्कोहल जैसा के तैसा रहेगा और COOH आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो H2SO4 है वो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन का भी काम करता है। H2SO4 के दो रोल है, एस्टर को ब्रेक डाउन करेगा एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर उससे दिख जाए तो दोनों को एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होने वाले इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन तो होने वाला है क्या, देखिए दोस्तों, ये ऐसा फिनॉल तो टच नहीं होगा, फिनॉल ग्रुप जैसा है वैसा रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे CH2 वैसा रहेगा, और ये डबल बॉन्ड और H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, इधर का OH और इधर का H, है ना दोस्तों। अल्कोहल का H निकलता है ऑलवेज और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, तो एक O यहाँ पे रह जाए। तो आंसर हो जाएगा ये, यानी किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास और ये कुछ टेक्स्ट दे रखा है, तो आपको इसमें मैच करना है। तो ये सारे के सारे ग्रुप 13 के एलिमेंट है। तो पूछ रहा है कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक है या क्या होने वाला। चलिए देखिए दोस्तों, तो बोरॉन, उसके बाद हम लेंगे एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद हेलियम। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसका मतलब बोरॉन के जो ऑक्साइड हैं जैसे B2O3, तो ये हमेशा एसिडिक होंगे, लेकिन ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। सब लोग जानते हैं कि Al2O3 एम्फोटेरिक होता है एंड Ga2O3 भी एम्फोटेरिक होता है, लेकिन इन दोनों के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ऑक्साइड का ऑर्डर देखूं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, सेमी मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक एंड मेटल के ऑक्साइड बेसिक। तो ऊपर से नीचे आने में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए बोरॉन टॉरॉक्साइड भी ये एसिडिक दे रखा है, ये सही है। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड बेसिक है। इसका मतलब तीनों के तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अब एक क्वेश्चन नंबर 24, ये कि एक इन कंपाउंड में SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी SN1 रिएक्शन की बात आती है तो हमेशा स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कार्बोकैटायन की, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे।
इस पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यही पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा या इनका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको क्या ढूंढना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। चलिए देख लेते हैं। अगर आप इधर Cl हटाओगे तो यहाँ पे एक बेंजाइल कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है दोस्तों। इधर आप Cl हटाओगे तो यहाँ पे एक इथाइल कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ पे भी आप Cl हटाने वाले हो तो यहाँ पे भी एक बेंजाइल कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप Cl हटाओगे तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा जो बाद में जाके शिफ्ट हो जाएगा एक टर्सरी कार्बोकैटायन में। यानी हम अगर देखें तो A है एक टर्सरी कार्बोकैटायन और जो B है वो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है इस तरह का। जो C है और D है वो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, लेकिन C में एक ग्रुप जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और D में कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है। अगर इन सबका मैं कार्बोकैटायन का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा आता है टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आने वाला कंपाउंड है ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब उसके बाद नंबर आता है बेंजाइल कार्बोकैटायन का, ये दोनों बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो उसके बाद C और D का नंबर आने वाला है, B सबसे लास्ट में होगा तो मैं B को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो दोस्तों, बेंजाइल कार्बोकैटायन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है COCH3। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इसका मतलब D वाला बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा और C वाला कम स्टेबल होगा। तो ADCB। तो कहां पे आंसर आ रहा भाई, सबसे ज्यादा है A। तो A ज्यादा, उसके बाद D उससे कम, उसके बाद C उससे कम और B सबसे कम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से हम इस SN1 के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें इतना ही था। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अभी मैं इसमें और भी पेपर एनालिसिस करने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।